नमस्कार, मैं हूँ व्यास जी। मित्रों, मन बहुत ही व्यथित और दुखी है। उसका कारण यह है कि जो 6 फरवरी को टर्की में भूकंप आया, इतना भीषण भूकंप रहा कि टेलीविज़न के पर्दे पर जब हमने ढहते हुए मकानात देखे और अब जब उसके मलबे से निकाले गए लोगों, घायल लोगों, मृतकों, बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों की लाशें देख रहे हैं, तो मन बहुत ही दुखी हो जा रहा है। और इस दुख की घड़ी में सबसे एक अच्छी बात यह निकली है कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने, यहाँ तक कि हमारे देश भारत ने भी, वहाँ की पीड़ित जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी मदद के लिए राहत सामग्रियाँ और राहत की टीमें भेजी हैं। हमारे यहाँ से एयरफोर्स गया है, आर्मी की फील्ड यूनिट गई है जो हॉस्पिटल वहाँ पे सेटअप करके घायलों का इलाज कर रही है। एनडीआरएफ गया हुआ है और एयरफोर्स आर्मी के जो लोग गए हुए हैं वो भी राहत बचाव कार्यों के लिए गए हुए हैं। अमेरिका ने, रशिया ने, अज़रबैजान तक ने, यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों ने, और मैं समझता हूँ कि दुनिया भर से राहत बचाव की टीमें भी पहुँच रही हैं और उनके लिए राहत की सामग्री भी पहुँच रही है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आम जन वहाँ पर परेशान हैं, जिस तरीके से आम जन को मौत का सामना करना पड़ा है, काफ़ी घायल हैं जो अस्पतालों में हैं, वह दिल दहलाने के लिए और दुनिया का दिल दहलाने के लिए, मनुष्य का दिल दहलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये हम समझने की थोड़ा कोशिश करें कि आखिर टर्की में इस तरह का भूकंप, इतना भयानक भूकंप, जिसकी तीव्रता कहें, जिसको हम मैग्नीट्यूड में अंग्रेजी में कहते हैं, रिक्टर स्केल एक होता है जिसमें नापा जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, तो पता चलता है कि सुबह के 4 बजे, 6 तारीख को सुबह के 4 बजे, जब सारे लोग अपने घरों में सो रहे होंगे और भीषण ठंडक पड़ रही है टर्की में, उस समय पहला भूकंप आया जो 7.8 मैग्नीट्यूड का था। और उसके बाद लगभग 40 आफ्टर शॉक्स आए। दरअसल जब भूकंप आता है, कोई बड़ा भूकंप आता है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए धरती में फिर आफ्टर शॉक्स कहा जाता है, वो आते हैं, छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स होते हैं, कम मैग्नीट्यूड के होते हैं, किंतु उससे भी जो भवन जर्जर रहे होते हैं बड़े भूकंप की वजह से, उनके भी गिरने की संभावना हो जाती है और गिरते भी हैं। तो आफ्टर शॉक्स के बाद फिर 9 घंटे बाद 7.6 और फिर 6 मैग्नीट्यूड के 2 बड़े भूकंप आ गए और उसने तबाह कर दिया। और उसने न केवल टर्की को तबाह किया, टर्की, उसके बगल में जो सीरिया है, उसके बहुत सारे नगरों को, उस टर्की के तो 10 नगरों में तबाही मची हुई है। और इसके जो ट्रेमर्स कहे जाते हैं, जो इसकी तरंगें कही जाती हैं, जो धरती हिलती है उसको कहा जाता है, वो अगल बगल के देशों में, लेबनान में, यहाँ तक इजराइल में, इजिप्ट में, साइप्रस में, ये ट्रेमर्स महसूस किए गए। और संभव है वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स को क्षति हुई हो, लोगों के मरने की बातें नहीं आ रही हैं। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भूकंप टर्की में आया है तो इसका कोई कारण रहा होगा। दरअसल भूकंप के आने के समय के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अभी तक ऐसी कोई प्रविधि विकसित नहीं हुई है कि हम कह सकें कि भूकंप इस समय आएगा या भूकंप इस वर्ष आएगा, इस महीने आएगा। ऐसी कोई प्रविधि आज की तारीख तक विकसित नहीं हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि टर्की में भूकंप आने के कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे। और कारण ये है कि टर्की का 95% जो भूभाग है वह टेक्टोनिक प्लेट में पर खड़ा है। और आपको ये बता दूं कि जो यूरेशियन प्लेट जिसको हम कहते हैं, वह यूरोप को टर्की अलग यूरोप का पार्ट है, लेकिन यूरेशियन प्लेट टर्की के नॉर्थ में शुरू होता है और उसके साउथ में अफ्रीकन प्लेट है और उसके ईस्ट में, यूँ कह सकते हैं कि उसके साउथ ईस्ट में अरेबियन प्लेट है। अरेबियन प्लेट छोटा सा प्लेट है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस प्लेट पे टर्की का बड़ा भूभाग खड़ा है, जिसे हम एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, ये 2 बड़े प्लेटों और ये अरेबियन प्लेट से सटा हुआ है। यानी यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया और फिर ये अब आपका अरेबियन प्लेट हो गया। और ये प्लेट ऊपर दबाव देते हैं। दरअसल ये जो हमारे अफ्रीकन प्लेट की जो मैंने बात कही और जो अरेबियन प्लेट की बात कही, ये नॉर्थ की दिशा में दबाव देते हैं और उस दबाव के वजह से जो एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट है, इसमें घर्षण होता है। इसमें कुछ लोग कोलिजन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शन कह सकते हैं, वो होता है। अब आप पूछेंगे कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं। दरअसल हमारी धरती का जो ऊपरी सतह होती है, वो चट्टानों के बहुत बड़े बड़े पट्टियों
को मिला करके बनती है, और इन पट्टियों के बीच में दरारें होती हैं जिनको हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं। और जब ये प्लेट्स टकरा रहे हैं एक दूसरे से, कोलिजन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इस फॉल्ट लाइन के माध्यम से फिर वो धरती के ऊपरी सतह को हिलाती है, और उसके कारण इस तरह के अर्थक्वेक, इस तरह के भूकंप की स्थिति बनती है। तो टर्की में जो टर्की का 98% भूभाग, इसमें इस्तांबुल भी शामिल है और बहुत सारे शहर शामिल हैं, ये पूरा भूभाग एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पे है, जो जैसा मैंने कहा यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और उससे अरेबियन प्लेट से दबा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जब मूवमेंट होता है इन प्लेट्स का, तो एनाटोलियन प्लेट भी को भी वो धक्का देते हैं। और जो एनाटोलियन प्लेट है वो दो भागों में आप उसको देख सकते हैं। तो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट कहा जाता है, और दूसरा ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट कहा जाता है। फॉल्ट मतलब यूरेशियन प्लेट और ये एनाटोलियन प्लेट के बीच में जो गैप है, जो दरार है, उसको हम फॉल्ट कहते हैं। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन का यूरेशियन प्लेट के साथ, ये पर्टिकुलरली डिवास्टेटिंग कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, जो अर्थक्वेक साइंस के विद्वान हैं, कि पर्टिकुलरली डिवास्टेटिंग है। और ऐसा देखा गया है कि इसके वजह से काफ़ी भूकंप टर्की में आते रहते हैं। तो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन है, और जो टकरा रहा है अरेबियन प्लेट से, उस पर भी उनमें काफ़ी भूकंप आते रहे हैं। दरअसल 1999 में एक बड़ा सा भूकंप आया था वहाँ पे, जिसमें लगभग 18,000 लोग मारे गए थे और बहुत सारे भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। उसी प्रकार से 1939 में 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, और उसमें 20,000 लोग मारे गए। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे भूकंप एक ही जगह आते हों, अलग अलग शहरों में आते रहे हैं। जैसे 6 फरवरी का जो भूकंप है, वो गाजी एंटेप नाम के शहर में 33 किलोमीटर दूरी पर उसका एपिसेंटर था, और धरती से 18 किलोमीटर वो नीचे था ये जो भूकंप आया। लेकिन 99 के भूकंप की बात कहूँ या 1939 के भूकंप की बात कहूँ, ये अलग अलग शहरों में हुए हैं, लेकिन उसका असर उन शहरों के साथ साथ अगल बगल के शहरों पर भी लगातार पड़ता रहा है। जो 99 के अर्थक्वेक की मैंने बात कही, 2 अर्थक्वेक आए थे, 2 भूकंप आए थे, और उनकी जो तीव्रता थी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, वो 7.4 और 7.0 थी। और जैसा मैंने कहा कि 18,000 लोग मारे गए थे। फिर 2011 में भूकंप आया, और उसमें उसकी तीव्रता हालांकि 7.1 मैग्नीट्यूड के टर्म्स में थी। 500 लोग मरे। चूँकि ऐसे शहर में आया था जहाँ बहुत ज़्यादा मकान नहीं थे, और ऐसे मकान नहीं थे जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने से लोगों की मौत हो। दरअसल 39 और 99 के बीच में 5 बड़े बड़े भूकंप वहाँ पर आए हैं। और अगर कहा जाए कि 1900 से अगर हम देखें, तो इस भूकंप को छोड़ करके लगभग 90,000 लोग मरे हैं, और कुल 76 छोटे बड़े भूकंप आए हैं। दरअसल ये जो फॉल्ट लाइन्स है और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो टकराते रहते हैं अक्सर, तो कम मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, इसका पता नहीं चलता कई बार, और काफ़ी अगर धरती के नीचे होंगे तो मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए, तीव्रता उसकी ज़्यादा हो जाए, तब वो पता चलता है। अब मित्रों, आप कहेंगे कि ठीक है, धरती के नीचे भूकंप हो रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग्स क्यों गिरी? दरअसल जो वैज्ञानिक हैं बताते हैं कि भूकंप से लोग नहीं मरते, कमज़ोर भवनों के गिरने से लोगों की मौत होती है। और चूंकि अगर भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी और भवन कमज़ोर होंगे, तो स्वाभाविक रूप से काफ़ी भवन गिरेंगे, और अगर आप उस भवन में हैं तो घायल होना और मृत्यु होना तो बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। हालांकि इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि न केवल भवन गिरे, सड़कें तबाह हुई, एयरपोर्ट तबाह हुआ, शॉपिंग मॉल्स तबाह हुए, काफ़ी बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं की भी तबाही हुई। यानी वो कहा जाए कि न केवल लोग मरे हैं, अपितु इकोनॉमिक लॉस जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे हुआ है। अब है कि जब टर्की प्रवण है भूकंप से, तो उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए थी? निश्चित तौर से तैयारियां होनी चाहिए थी। अब दुनिया के स्तर पर माना गया है कि जिस किसी आपदा की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, उसके सहित जिन आपदाओं को मोटे तौर पर हम जानते हैं कब आएंगी, जैसे बाढ़ जानते हैं कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो बरसात के समय में बाढ़ आती है। आग हम जानते हैं खास करके गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा लगा करती है।
सूखा तो हम जानते हैं कि अगर बारिश नहीं होगी तो होगा, तो उसकी तो कोई भविष्यवाणी नहीं कि बारिश कब होगी या नहीं होगी, परंतु आमतौर से ये फोरकास्ट भी रेनफॉल का हम लोगों ने कर लिया है। सुनामी आते रहे, सुनामी में काफ़ी लोग मरते रहे हैं। तो इस प्रकार से अब दुनिया में ये बात हो रही है कि हम आपदाओं को पहचान के उनके ख़तरे को समझें और उनके ख़तरे को कम करने के लिए, उसके जोखिम को कम करने के लिए प्रयास किया जाए। इसको कहा जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। अब भूकंप जैसी आपदा का न्यूनीकरण क्या है? दरअसल अगर हमारे घर भूकंप से सुरक्षित होंगे, जिसको हम कहते हैं, अगर हम अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके घरों का निर्माण करें, तो अगर भूकंप आते हैं तो निश्चित तौर से हमारे घर नहीं गिरेंगे। दरअसल जो टर्की में बहुत सारे घर बने हैं, वो कहा जाता है कि बहुत ही कमज़ोर कंक्रीट से बने हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो वैज्ञानिक हैं या जो अर्थक्वेक के या भूकंप के जो जानकार लोग हैं, उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की थी कि क्या होने जा रहा है। ये नहीं कहा कि कब होगा, लेकिन कहा कि बिल्कुल होगा और बहुत बड़ी तबाही मचेगी अगर हम व्यवस्था न करें तो। 2000 के ही आसपास ऐसा देखा गया कि उन्होंने कहना शुरू किया कि अगर हम घरों को जो बना रहे हैं नए घर, यदि वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्निक के आधार पर नहीं बनाएंगे तो नुकसान होगा, और जो पुराने घर बने हैं उनकी भी रेट्रोफिटिंग करके हम उन्हें अर्थक्वेक को झेलने लायक नहीं बनाएंगे, काफ़ी नुकसान होगा। 2021 में भी इस्तांबुल के बारे में कहा गया कि लगभग 2 लाख वहाँ पे घर गिर सकते हैं अगर बड़ी तीव्रता वाला भूकंप आया तो। अब हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर क्या व्यवस्था की जा रही है, घरों की रेट्रोफिटिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ज़रूर कुछ जगहों पर की जा रही होगी, लेकिन शायद इतने बड़े भूकंप के बारे में नहीं लोगों ने सोचा रहा होगा कि इतनी बड़ी तीव्रता का भूकंप आएगा। भूकंप तो आता ही रहता है। 2020 में पाया गया कि कुल मिलाकर के छोटे बड़े लगभग 33,000 भूकंप की गणना हुई थी वहाँ पर, आ चुका है टर्की में। कुछ किया होगा, लेकिन जिस पैमाने पर होना चाहिए, जिस तरह की चेतना होनी चाहिए लोगों में भी और सरकारों में भी, शायद कहीं न कहीं उस चेतना का अभाव रहा है और इतना बड़ा नुकसान टर्की को झेलना पड़ा है। नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होगा। इसे इस भूकंप को कहा जा रहा है कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का भूकंप 100 साल में अब आया हुआ है, 100 साल पहले आया हुआ था। हालांकि 1939 का जो भूकंप था वो उसका मैग्नीट्यूड 8 था रिक्टर स्केल में, किंतु वो एक ऐसे शहर में आया होगा जो बहुत घना नहीं था। ये जो गाजियानटेप है, यहाँ पे तो लगभग 20 लाख आबादी रहती है, इसलिए बहुत घने जगहों पर आया हुआ था। अब हम ये ज़रा सोचें कि हमारे देश की क्या स्थिति है। दरअसल हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो आप कह सकते हैं कि 58% जो हमारा भूभाग है, वह भूकंप के जोन 5, 4, 3 और 2 में आता है। जैसे टर्की में तो 95% हिस्सा भूकंप के जोन 5 में आएगा, सबसे भयानक भूकंप में आएगा। और जो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन मैंने कहा, और वो जो मीटिंग पॉइंट है यूरेशियन से, वो तो पर्टिकुलरली डिवास्टेटिंग माना गया है। तो बड़ी स्थिति खराब है। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, टर्की के मुकाबले बहुत बड़ा है, उसका 58% हिस्सा आता है। और जोन 5 में जो सबसे ख़तरनाक जोन, साइस्मिक जोन कहा जाता है, भूकंप जोन कहा जाता है, उसमें बिहार भी है, उसमें पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, उसमें सेंट्रल हिमालयन है, वेस्ट हिमालयन है, कश्मीर के कुछ हिस्से हैं, रन ऑफ कच्छ का भी हिस्सा है। और फिर इसके बाद 4 में तो बहुत बड़ा भूभाग है, 3 में भी बहुत बड़ा भूभाग है। जैसे आपने लातूर का भूकंप का नाम सुना होगा, जो आया था, भुज के भूकंप का नाम सुना हुआ होगा, तो जोन 5 में नहीं है। लेकिन जब हमारे यहाँ इंडियन ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट है और यूरेशियन प्लेट से जो टकराता है, तो नीचे बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स यहाँ भी हैं। चूँकि धरती का ऊपरी क्रस्ट, जैसा मैंने कहा कि चट्टानों के पट्टियों पर बना, इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स तो एक ही है, इंडियन प्लेट, इसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स भुज में भी बने हुए थे, या भुज के ऊपर रन ऑफ कच्छ से जो मिलता हुआ बने हुए हैं, लातूर के आसपास हैं और कई जगहों पर हैं। और हम नहीं जानते कि वो जो फॉल्ट लाइन या दरारें हैं, जब ये टकराहट हो रही है यूरेशियन प्लेट के साथ हमारे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, तो उन पर क्या असर पड़ने जा रहा है, कब असर पड़ने जा रहा है। और हमने देखा कि भुज का भूकंप बड़ा भयानक था 2001 में जो आया, 98 में जो लातूर का भूकंप आया वो भयानक था।
1934 में मुंगेर में भूकंप आया था। इसमें उस समय तो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम जो लोग थे, जयप्रकाश जी, वो सब लोग वहाँ पर पहुँचे थे रिलीफ इत्यादि का काम करने के लिए। और हम लोग 2015 में देखा कि चूँकि हिमालय का एरिया, नेपाल का एरिया काफ़ी प्रोन है, तो नेपाल में एपी सेंटर था, लेकिन बिहार में भी उसका असर पड़ा। और चूँकि मैं उन दिनों आपदा प्रबंधन विभाग में था, मैं जानता हूँ कि लगभग 78 लोगों की मौत वहाँ पे हुई थी और काफ़ी बर्बादी हुई थी। हालांकि हम लोगों ने नेपाल की बड़ी मदद की, चूँकि नेपाल में ज़्यादा डिवास्टेशन, ज़्यादा बर्बादी हुई थी। तो निश्चित तौर से हमें भी भारत के बारे में देखना पड़ेगा कि हम भी ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जो भूकंप की वजह से बर्बादी के कगार पर जा सकता है। इसलिए हमें सीखना है कि जो हमारे घर हैं वे अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, यानी भूकंप प्रतिरोधी तकनीक से बनाए जाए, और जो घर हमारे कमज़ोर हैं उनकी रेट्रोफिटिंग हो। और ज़रूरी है कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनका भी प्रशिक्षण हो, जो राजमिस्त्री हैं उनका भी प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर हो, ताकि कैपेसिटी क्रिएट होने से लोगों को उपलब्ध रहेगा। हम जब BSDMA में थे तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स का और जो राजमिस्त्री हैं प्रखंड वाइज उनका इस पर प्रशिक्षण कराना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैंने पाया है कि उतनी चेतना है नहीं जिस चेतना की आवश्यकता है। तो पहली बात तो है कि हमें सीखना होगा कि रिक्टर स्केल पे 7.8 या 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो निश्चित तौर से बहुत बड़ी तबाही हमारे देश में भी, उन खास करके उन इलाकों में जो जोन 5 में हैं वहाँ पर मच सकती है। तो हमें तो पहले यह है कि सब कैपेसिटी क्रिएट करना चाहिए, लोगों में चेतना फैलानी चाहिए कि वो अपने घरों को सुरक्षित बनाएं भूकंप से। और दूसरी बात यह है कि जैसे जापान में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ लगातार ड्रिल होती है, स्कूलों में भी ड्रिल होती है। उसे कहते हैं झुको ढको पकड़ो की ड्रिल कहते हैं हम हिंदी में, यानी डक, झुको को हम कहेंगे डक, कवर एंड होल्ड, यानी हम किसी बहुत ही मजबूत मेज़ के नीचे छुप जाएं या तख्त के नीचे छुप जाएं जब धरती हिलने लगे, तो अगर हम घर के अंदर हों, और फिर जो है सो हम पकड़ लें, क्योंकि जब भूकंप आएगा तो वो मेज़ भी या तख्त भी हिलेगा। उसको हम कहते हैं झुकने के बाद अपने को ढक लिया, कवर किया, उसको पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, ताकि अगर छत गिरती है, दीवारें गिरती हैं तो नुकसान कम से कम होगा। एक्चुअली अपने सिर को बचाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये झुको ढको पकड़ो का ड्रिल हमने देखा है कि जापान में इतना ज़्यादा होता है कि लोग बाग बिल्कुल अभ्यस्त हो गए हैं कि जो ही सायरन बजता है वे तुरंत झुको ढको पकड़ो की ड्रिल में आ जाते हैं। और भले ही बहुत नुकसान वाला भूकंप नहीं आया हो, लेकिन ड्रिल में अगर आप बिल्कुल अपने शरीर को ऐसा या दिमाग को ऐसा बनाए हुए रहते हैं तो बचाव हो जाता है। और भूकंप आने पर बहुत सारे बचाव के सुरक्षा के उपाय बताए जाते हैं, तो वो तो खैर भूकंप आने की बात है, लेकिन ज़रूरी है कि हमारे घर भी सुरक्षित रहें भूकंप से। उसके लिए तकनीक उपलब्ध है, उसके लिए IS कोड बना हुआ है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आम जनता के रूप में हमें समझना पड़ेगा, अपने घरों को दिखाते रहना पड़ेगा। जो सरकारी भवन हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, उसे भी दिखाना पड़ेगा। और शायद इस तरह से कई राज्यों में प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई है। लेकिन हमें टर्की के इस भयानक भूकंप से ये सीखने की आवश्यकता है कि भूकंप से लोग नहीं मरते, कमज़ोर घरों के ढहने से मरते हैं। इसलिए हम अपने घरों को मजबूत बनाएं, हम अपने पब्लिक जो बिल्डिंग्स हैं को मजबूत बनाएं, दफ्तरों को मजबूत बनाएं, शॉपिंग मॉल्स को मजबूत बनाएं। यह बेहद ज़रूरी है मित्रों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से मैं पुनः अपील करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। मैं समय समय पे जनोपयोगी चीज़ें उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे, आपका जो भी विचार हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, जिससे हमें इन चीज़ों को सुधारने में मदद मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।